सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग टीसीएस कर रहे हैं आपके साथ, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो ये डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा, इसमें जो लिखा हुआ वो नजर आ रहा है आपको? ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग चार्ट में चले जाएंगे। मुझे एक बात बताइए, ई कॉमर्स ऑपरेटर कितने तरह के होता है? सेक्शन 52 में है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को कहा गया कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए। इन ई कॉमर्स ऑपरेटर होते कितने तरह के हैं? एक, मैं अपनी वेबसाइट चला रहा हूं, अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा हूं, 3 तरह के। सही बात है। तो ओन प्रोडक्ट, ओन वेबसाइट, मैं किसी और का प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूं, ना मैं किसी दूसरे सेलर को कह रहा हूं कि मेरे वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करके काम करो। करेक्ट है। दूसरा होता है कि मैं अपनी वेबसाइट चला रहा हूं और लोगों को कह रहा हूं कि मेरे यहां रजिस्ट्रेशन करो और अपनी सर्विसेज बेचो, सेल योर सर्विसेज। ये किस सेक्शन में जाएगा? किस सेक्शन में जाएगा? 9 सबसेक्शन 5 में जाएगा। और यहां पर रिवर्स चार्ज ऑलरेडी है, अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो, नहीं तो फॉरवर्ड चार्ज है। करेक्ट है। और तीसरा ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो बेसिकली गुड्स के लिए ही है, जहां पर अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट्स, जहां पर मैं सेलर को कहता हूं अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाओ, बायर आते हैं और इसका खुद का प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, जिसका वेबसाइट है वो सेलर का प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो बेसिकली ये वेबसाइट क्या कर रहा है? सेलर और बायर को मिला रहा है। सही बात है या नहीं है? और पैसे ले रहा है। पैसे कौन कलेक्ट करता है? ये वेबसाइट वाला ही कलेक्ट करता है या सेलर, बायर डायरेक्ट सेलर को देता है? बायर वेबसाइट को देता है, यानी कि अमेजन को देता है या फ्लिपकार्ट को देता है, फिर ये इसको देता है। करेक्ट है। और एक और है जो इस पॉइंट ऑफ डिस्कशन में नहीं है, जैसे ओलेक्स, ये भी वेबसाइट चलाता है, यहां भी बायर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करते हैं, सेलर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करता है, यानी कि सेलर और बायर। यहां पर क्या ओलेक्स पैसा कलेक्ट करता है? नहीं, पहले बताइए पैसा कौन कलेक्ट करता है? ये नहीं करता, बायर डायरेक्ट सेलर को देता है। तो ऑब्वियसली अब ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा B2B, B2C क्या है, या C2C है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो ये भी हमारे टीसीएस के सेक्शन 52 से बाहर है, ये भी बाहर है और ये भी बाहर है। तो हम लोग सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। सही बात है। अब आइए, ये तो हो गई ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में। अब कहानी आती है, कौन सा सेलर यहां रजिस्ट्रेशन करवाएगा? बताइए, सेलर सप्लाई ऑफ गुड्स भी कर रहा होगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी कर रहा होगा। ये जो सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, क्या वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा? अगर वो ई कॉमर्स वेबसाइट में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाता है, एनरोल करवाता है इस वेबसाइट में, यानी कि अमेजन में या फ्लिपकार्ट में, तो क्या रजिस्ट्रेशन करवाएगा? यस, कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? क्यों कंपलसरी है? कंपलसरी है। सेक्शन 24, कौन सा प्रोविजन? क्लॉज 1। इसमें क्या लिखा हुआ है? इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। सही बात है। अच्छा, एक बार फिर से इसको थोड़ा सा ठीक करें। सेलर गुड्स सप्लाई करता है और ये गुड्स टैक्सेबल भी हो सकता है और एग्जम्प्ट भी हो सकता है। करेक्ट है। अगर टैक्सेबल है और वेबसाइट में अपने आप को एनरोल करवाता है, तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। क्योंकि जब भी आप वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो बायर इंटर दोनों हो सकता है या नहीं हो सकता है? सेलर के व्यू पॉइंट से डिलीवरी वो पूरे इंडिया में करेगा, ऐसा तो नहीं है सिर्फ अपने स्टेट में करेगा। तो यहां पर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। और कोई भी बायर, कोई भी सेलर जब वेबसाइट में जाता है, तो मैं
इसको शॉर्ट में ई को कह देता हूं, ई कॉमर्स वेबसाइट में जाएगा तो ई कॉमर्स वेबसाइट सबसे पहले इसका जीएसटीएन नंबर मांगेगा, तभी रजिस्ट्रेशन करवाने देगा, नहीं तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेगा या एनरोल नहीं करेगा। करेक्ट है। इसके बाद अगर कोई सेलर सप्लाई ऑफ गुड्स करता है और सिर्फ एग्जाम सप्लाई कर रहा है, सिर्फ एग्जाम सप्लाई कर रहा है और वो वेबसाइट में एनरोल करवाता है, ई कॉमर्स में एनरोल करवाता है, तो क्या इसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? नहीं है। सेक्शन 23 में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है और ये ई कॉमर्स वाला इंसिस्ट भी नहीं करेगा कि आप रजिस्ट्रेशन करवाओ। इनका इनबिल्ट सिस्टम है। मान लीजिए आप बुक्स बेचना चाह रहे हैं तो विदाउट रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, जीएसटी में विदाउट रजिस्ट्रेशन आप ई कॉमर्स में एनरोलमेंट कर सकते हैं। आया। अब यहां आइए, आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, बताइए क्या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है जीएसटी में? हाँ या ना? नो, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज में एक नोटिफिकेशन आ गया सेक्शन 23 में, तो नो। एग्जाम में तो नो है ही। टैक्सेबल में भी रजिस्ट्रेशन तभी कंपलसरी है व्हेन हिज टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट। सही बात है या नहीं है? अब कनेक्ट कीजिए, अब कनेक्ट कीजिए, कौन सा ये ई कॉमर्स ऑपरेटर किस सेलर का टैक्स कलेक्ट करेगा? कनेक्ट कीजिए, इसका। करेक्ट, बाकी किसी का नहीं करेगा। वो सेलर जो टैक्सेबल गुड्स सप्लाई करता है और ई कॉमर्स में एनरोल्ड है, उसी का वो टैक्स कलेक्ट करेगा। बाकी रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा। नो टैक्स कलेक्शन। जिस तरह से टीडीएस में था टैक्सेबल सप्लाई, उसी तरह से यहां भी है। करेक्ट है। अब आइए स्लाइड में, हमने यही लिखा है, ये सेलर है, सप्लाई ऑफ, मैं लिख नहीं पा रहा हूं इसमें, हाँ, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई देखिए कौन सा सेक्शन लिखा हमने, सेक्शन 24, और रजिस्ट्रेशन करवाएगा। करेक्ट है। इसके बाद यहां पर देखिए सेलर है, एग्जेम्प्ट सप्लाई, सेक्शन 23 अनरजिस्टर्ड रहेगा, रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। करवा भी सकता है लेकिन मान के चलिए नहीं करवा रहा। सेलर है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, टैक्सेबल सप्लाई, सेक्शन 22 में फॉल कर जाएगा, रजिस्ट्रेशन या तो करवाएगा या नहीं करवाएगा। थ्रेशोल्ड से एक्सीड कर गया तो करवाएगा, नहीं किया तो नहीं करवाएगा। एग्जाम सप्लाई नहीं करवाएगा। सही बात। ओके, अब ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है, सॉरी ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है, इसके हमने 3 पार्ट कर दिए। यहां क्या लिखा हुआ है, सेलर अपना खुद वेबसाइट में सामान बेच रहा है, नो टीसीएस। सेलर, सॉरी यहां पर सेलर 9 सबसेक्शन 5 वाला है तो नो टीसीएस, और अपना सामान बेच रहा है तो नो टीसीएस। सही बात। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये वेबसाइट किसी दूसरे सेलर को अपने यहां एनरोल करवा रहा है। करेक्ट है। अब मुझे बात बताइए, जो सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, जो सर्विसेज सप्लाई कर रहा है ये वाले, ये अपने आप को एनरोल कहां करवाते होंगे? इसमें। एज एन एग्रीगेटर तो यहां नो टीसीएस, ऑब्वियसली इनके ऊपर कोई टीसीएस नहीं है। ये वाले
रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाएंगे? अपने आप को यहाँ एनरोलमेंट करवाएंगे। अब देखिए क्या कहता है कि ये अगर रजिस्ट्रेशन यहां करवाता है तो इसके ऊपर टीसीएस है या नहीं है? यस टीसीएस लिखा हुआ है, ये लाइन जा रही है, तो यस टीसीएस, और बाकी सब के लिए यहां नो टीसीएस लिख दिया। अगर सर्विसेज वाले भी का रजिस्ट्रेशन ये लेते हैं तो भी नो टीसीएस, लेकिन रजिस्टर्ड वाला लेता है तो टीसीएस है। ये यहां से लाइन आ रही होगी यहां पर, ठीक है। चलिए, मतलब अब आगे देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये सारा आप पढ़ लीजिएगा। 3 टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर है मैंने, लेकिन हमने जब पढ़ा तो एक ओलेक्स टाइप का भी था जो हमने यहाँ लिखा नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे। सेक्शन 52 टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। Notwithstanding anything to the contrary contained in this act, every electronic commerce operator, not being an agent, shall collect an amount calculated at such a rate not exceeding 1%. बताइए इसका मतलब? As may be notified by the government on the recommendation of the council. अब टीडीएस का प्रोविजन याद कीजिए। टीडीएस के प्रोविजन में जो रेट लिखा हुआ था वो नॉट एक्सीडिंग 1% लिखा हुआ था या 1% डायरेक्ट लिख दिया था, फिक्स था? फिक्स था 1%। और वहां टीडीएस में कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाला, एक्ट में ही बता दिया कि 1% प्लस 1% और आईजीएसटी है तो 2%। करेक्ट है? लेकिन यहां पर लिखा हुआ नॉट एक्सीडिंग 1% एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। और गवर्नमेंट ने रिकमेंड करके जो नोटिफिकेशन निकाला है वो निकाला है 0.5%, सी 0.5%, एस और आई है तो 1%। करेक्ट है? तो आने वाले समय में ये बढ़ भी सकता है, लेकिन इतना ही है अभी। Then of the 1% of which amount of the net value of taxable supply, इसका मतलब एग्जाम सप्लाई पे टीसीएस नहीं है। Made through it by other suppliers, यानी कि सेलर जो उस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, where the consideration with respect to such supply to be collected by the operator, और ये लिख दिया कि वो कंसिडरेशन कौन कलेक्ट करेगा? ऑपरेटर। ओलेक्स वाले वेबसाइट में ओलेक्स नहीं कलेक्ट कर रहा है, बायर डायरेक्ट सेलर को दे रहा है, लेकिन यहां पर ऑपरेटर पहले कलेक्ट करता है, उसके बाद सेलर को देता है। करेक्ट? अब यहां पर जो लिखा हुआ है नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज लिखा हुआ है। नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या होता है? बड़ा सिंपल है। मान लीजिए मई का मंथ चल रहा है, और मई महीने में मान लीजिए एक सेलर ए है, इसने ऑपरेटर के थ्रू 10,000 का सामान खरीदा, और इस ऑपरेटर की रिफंड पॉलिसी है 7 दिन के अंदर रिफंड करना है, और 3,000 वापस आ गया, वापस हो गया, तो नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इज 7,000 और टैक्स कलेक्शन 7,000 पे होगा। करेक्ट है? अब ये 7,000 इस ऑपरेटर आइडेंटिफाई करेगा, ये सेलर है और ये बायर है। बायर बहुत सारे हो सकते हैं, ए बी सी डी। इस कुछ बायर में इंट्रा हो सकता है और कुछ में इंटर हो सकता है। सही बात है या नहीं है? जहां इंट्रा होगा वहां ये ऑपरेटर सी प्लस एस कलेक्ट कर लेगा, जहां इंटर होगा वहां ऑपरेटर आई कलेक्ट कर लेगा। तो 7,000 को डिवाइड करेगा इंटर और इंट्रा में और कलेक्ट कर लेगा। सही बात? ओके। इंट्रा इंटर डिसाइडेड
ऑपरेटर के थ्रू नहीं होगा, सेलर और बायर के थ्रू होगा। सेलर इनवॉइस इशू करेगा बायर को, ऑपरेटर कर्नाटका में रजिस्टर्ड हो, बायर दिल्ली का हो सकता है, सेलर दिल्ली का है, तो दिल्ली टू दिल्ली C+S। ये लोग किसी और स्टेट के हैं दिल्ली के अलावा तो आई लग जाएगा। करेक्ट है? चलिए मुझे एक बात बताइए, अब एक बार फिर से अगर अच्छा मैं पहले एग्जांपल ही ले लेता हूं। ये 10,000 मई में सेल हुआ, ये 3,000 रिटर्न हुआ है जून में, पॉसिबल है? तो अब ये क्या करेगा, क्या करेगा, और यहां 3,000 का सेल भी हुआ, 3,000 का रिटर्न भी हुआ, तो यहां पर वो टैक्स कलेक्ट करेगा 10,000 के बेसिस पे, और यहां टैक्स 0 कलेक्ट करेगा। सही बात? एक बार किताब पढ़ता हूं, रुकिए। Of the net value of taxable supplies made through it by other suppliers, where consideration with respect to such supplies to be collected by the operator. For the purposes of this subsection, the expression the net value of taxable supply shall means the aggregate value of taxable supply of goods or services or both other than services notified under section 9(5), ये हटा देंगे, made during any month by all registered persons, by all registered persons through the operator, ये मंथ याद रखिए, reduced by the aggregate value of taxable supplies returned to the supplier during the said month, उसी मंथ में जो रिटर्न हो रहा है। अगर वो नेक्स्ट मंथ में रिटर्न हो रहा है तो वो नेक्स्ट मंथ में जाएगा। तो अब ये करेगा क्या ऑपरेटर, मई का महीना डेली बेसिस पे आया 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 गया आया गया, 1 से लेकर 31 मई तक काउंट कर लेगा, नेट निकाल लेगा। और ये बड़ा सिस्टम इनका बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है 31 मई तक, क्योंकि मैं अमेजन के थ्रू सेल करता हूं तो आई नो। तो ये पूरा का पूरा एक एक हिसाब रखते हैं वो। तो 1 से 31 मई इसमें नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, अब देखिए टैक्सेबल सप्लाई लिख रहे हैं, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, तो दैट इज एक्सक्लूडिंग जीएसटी, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, नॉट इंक्लूडिंग जीएसटी। तो मान लीजिए वो 10,000 का सेल हुआ, 3,000 का रिटर्न हुआ, तो 7,000। ये 3,000 का रिटर्न जून में हो रहा है, तो ये जून महीने में एडजस्ट होगा। अब 1 से 31 में 10 तारीख तक उसको जीएसटीआर 8 फाइल करना है ऑपरेटर को, क्योंकि ये सेलर रजिस्टर्ड है। ये 20 तारीख तक या 3B फाइल करेगा 1, करेक्ट है? तो ये हो गया। अब देखिए स्लाइड में एक बार आ जाता है। ये ऑपरेटर टीसीएस कलेक्ट करेगा, ये रेट दिया हुआ है, ये वैल्यू दी हुई है जिस अमाउंट पे कलेक्ट करेगा। किसका कलेक्ट करेगा वो हमने बताई दिया आपको। अब जब ऑपरेटर टीसीएस कलेक्ट करेगा, एक मिनट बता रहे हैं, जब ऑपरेटर टीसीएस कलेक्ट करेगा तो वो एक मंथली फाइल करेगा जीएसटीआर 8 और एनुअल स्टेटमेंट फाइल करेगा जीएसटीआर 9B, करेक्ट है? ये जो सेलर है वो जीएसटीआर 1 फाइल करेगा और
जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बायर के जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सही बात है। अब देखिए, सेलर जीएसटीआर 1 फाइल कर रहा है और इधर इस सेलर ने इस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो सेल किया है वो जीएसटीआर 8 में नजर आ रहा होगा। सही बात। इन दोनों में डिस्क्रिपेंसी हो सकती है। ये कहता है कि मैंने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू 10,000 रुपीज का सेल किया है, और जीएसटीआर 1 में आपको याद होगा, जीएसटीआर 1 में अगर कोई सेल ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर का जीएसटी नंबर डालना होता है। जब वो जीएसटीआर 8 फाइल कर रहा होगा तो उस सेलर का जीएसटी नंबर डाल रहा होगा। तो ये जीएसटीएन क्या करेगा, एक MIS 3 जनरेट करेगा जो इस सेलर को दे देगा, और एक MIS 4 जनरेट करेगा जीएसटीएन जो ई कॉमर्स ऑपरेटर को दे देगा, और रेक्टिफिकेशन करने के लिए कहेगा दोनों को। जिसमें भी गलती है वो सुधार लेगा, और अगर उसका टैक्स बनता है, मिस्टेक करेक्टेड तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मिस्टेक करेक्टेड है तो अपने आप वो टैक्स जोड़ लेगा अपने आउटपुट टैक्स में, नेक्स्ट 3B में या नेक्स्ट ANX 1 में, और फाइल कर देगा, टैक्स जमा करवा देगा। सही बात है या नहीं है? लेकिन अगर वो मिस्टेक करेक्ट नहीं करता है तो ये जीएसटी अपने आप सेलर के आउटपुट में टैक्स जोड़ देता है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए अब किताब देख लेते हैं। हो गया ये। The power to collect the amount specified in subsection 1 shall be without prejudice to any other mode of recovery from the operator. The amount collected under subsection 1 shall be paid to the government by the operator within 10 days after the end of the month in which such collection is made in such manner as may be prescribed. और वो मैनर जो प्रिस्क्राइब्ड है वो है रूल जीएसटीआर 8। इसका रूल हमने नहीं लिखा, अच्छा आगे लिखा होगा, रूल 67। Monthly statement in Form 8. Every operator who collects the amount specified in subsection 1 shall furnish a statement electronically containing the details of outward supply of goods or services or both affected through it within 10 days after the end of the month। और ये एक्सटेंशन हो सकता है, ये सब लिखा हुआ है। और फिर रूल 67 हम लोग एक बार पढ़ ही चुके हैं, दोबारा नहीं पढ़ रहे हैं। और जीएसटीआर 8 का जो टीसीएस है वो कहाँ जाएगा, कैश लेजर में जाएगा या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा? कैश लेजर में जाएगा। और कहां नजर आएगा, पार्ट सी ऑफ जीएसटीआर 2A में नजर आएगा, जो आप मैच कर सकते हैं। तो पैसा तो कैश लेजर में चला जाएगा, लेकिन आपको अगर रिकंसिलेशन या कुछ करना है, रेक्टिफिकेशन वगैरह, तो पार्ट सी ऑफ जीएसटीआर 2A में आपको नजर भी आएगा। ठीक है। फिर वो एनुअल स्टेटमेंट इन फॉर्म 9B फाइल करेगा। Every operator who collects the amount specified in shall furnish an annual statement। और लास्ट डेट क्या है, 31 दिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर। तो जो एनुअल रिटर्न का जो लास्ट डेट है वो सेम है, लेकिन ये अब शुरू हुआ है 1 अक्टूबर 2018 से, तो अब इसका पहला एनुअल स्टेटमेंट जाएगा। सही बात। रूल 80 सब रूल 2 में लिखा हुआ है, और एक्सटेंशन ये सब हो सकता है। फिर इफ एनी ऑपरेटर आफ्टर फर्निशिंग स्टेटमेंट्स डिस्कवर्स एनी ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स देयरइन अदर देन एज अ रिजल्ट ऑफ स्क्रूटनी, ऑडिट, इंस्पेक्शन और
enforcement activity by the tax authority, he shall rectify such omission or incorrect particulars in the statement to be furnished for the month during which such omission or particulars are noticed, subject to the payment of interest as specified in section 50 subsection 1, 18% per annum. करेक्ट है? लेकिन ये रेक्टिफिकेशन अगेन 30 सितंबर वाला डेट आ गया, ठीक है? तो इसका सितंबर का ड्यू डेट जीएसटी रेट का क्या होगा? दस अक्टूबर ही होगा कि 20 अक्टूबर होगा? 10 अक्टूबर, ये 3 तो नहीं है ना, तो 10 अक्टूबर लिखा हुआ है। और ये कहां जाएगा? कैश लेजर में जाएगा। फिर डिटेल्स मैच होगा, ये मैंने बता दिया आपको। जीएसटीआर 8 इज इक्वल टू जीएसटीआर 1। मैचिंग क्या क्या मैच करेगा? स्टेट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई एंड नेट टैक्सेबल वैल्यू। और अगर डिस्क्रिपेंसी है तो दोनों को कम्युनिकेट किया जाएगा। और इसका रूल मैं दिखाता हूं, MIS3 सप्लायर को और MIS4 ई कॉमर्स ऑपरेटर को। तो इसके बारे में पूरी कहानी लिखी हुई है जो मैं आपको बता चुका हूं कि उसके आउटपुट टैक्स में जोड़ दिया जाएगा अगर रेक्टिफाई नहीं करता है तो। करेक्ट है? मैं पढ़ नहीं रहा। शैल बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द सप्लायर। ठीक है? फिर इसके बाद कौन सा सेक्शन है? ये हो गया। और इन्होंने ये सारी बातें एक्ट में भी लिखी हुई है, तो एक्ट में लिखेंगे तभी रूल्स उसको सपोर्ट करेगा। तो द अमाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच एनी डिस्क्रिपेंसी इज कम्युनिकेटेड अंडर दिस which is not rectified by the supplier in his valid return or the operator in his statement for the month in which discrepancy is communicated shall be added to the output tax liability of the said supplier, where the value of outward supplies furnished by the operator is more than the value of outward supplies furnished by the supplier in his return for the month succeeding the month in which discrepancy is communicated in such manner as may be prescribed. अब ये जो MIS3 और MIS4 का अगर आप सिस्टम देखें तो सिस्टम तो ये कहता है कि मई महीना इसका GSTR 8 10 तारीख को चला जाएगा। GSTR 1 का लास्ट डेट क्या है? GSTR 1 का लास्ट डेट क्या है? 11 तारीख है। फिर वो जो डिस्क्रिपेंसी निकालेगा MIS3 या 4 वो इसी मंथ में निकालेगा, जून महीने में, और बता देगा और फिर उसको करेक्ट करना है तो इसके बाद सफिशिएंट है। लेकिन ये सिस्टम काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा, गॉड नोस। ठीक है? और फिर इंटरेस्ट ये सब की बातें लिखी हुई है। फिर ये लिखा हुआ है 12 में, एनी अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी कमिश्नर may serve a notice either before or during the course of any proceeding under this act requiring the operator to furnish such details relating to supplies of goods or services or both affected through such operator during any period, or stock of goods held by the suppliers making supply through such operators in the godown or warehouses by whatever name called managed by such operator and declared as an additional place of business by such suppliers as may be notified in the notice. अब याद कीजिए पुरानी क्लासेस जहां पर हमने कहा था कि अगर मैं ऑपरेटर के थ्रू बेच रहा हूं और ऑपरेटर के गोडाउन में मैं अपना सामान रखता हूं तो मैं ऑपरेटर के गोडाउन को अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बनाऊंगा। सही बात। और अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स के चैप्टर में भी किया था हमने, करेक्ट? याद दिला दिया जिनेश जी कि इस ऑपरेटर वेयर हाउस कीपर की तरह काम करेगा, इसको पूरा डिटेल रखना पड़ेगा। तो डिप्टी कमिश्नर यानी कि हायर अथॉरिटी को ये पावर दी गई है कि वो नोटिस सर्व करके
supplies of goods or services are affected through such operator during any period, और उसके पूरा स्टॉक का डिटेल भी मांग सकता है। जॉब वर्क में भी है। ओके, तो एवरी ऑपरेटर नोटिस आने के बाद 15 वर्किंग डेज, छुट्टी को छोड़ के, shall furnish the required information, नहीं फर्निश करेगा तो पेनाल्टी लगाएगा जो सेक्शन 122 में है, लेकिन उसके अलावा सेक्शन 52 में भी पेनाल्टी लिख दिया 25,000 which may extend to 25,000। तो एक पेनाल्टी तो सेक्शन 122 में है ही, उसके अलावा 52 सबसेक्शन 14 में भी पेनाल्टी है, वो मैक्सिमम 25,000 है। ठीक है, अब डिस्टिंक्शन बिटवीन टीडीएस एंड टीसीएस अगर देखेंगे तो टीडीएस किसको काटना है? गवर्नमेंट एजेंसी, पीएसयू एंड अदर नोटिफाइड कंसर्न्स। और टीसीएस किसको कलेक्ट करना है? ई कॉमर्स ऑपरेटर वेयर सेलर रजिस्टर्ड देमसेल्फ फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। तो सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर को नहीं है। रेट क्या है? 1+1 है, यहाँ 0.5 + 0.5 है। और यहां पर तभी काटना है जब वैल्यू एक्सीड्स 2.5 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट। यहां कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। उसके बाद ये जो रिटर्न फाइल करेगा वो 10th डे। यहां पर हमने यहाँ इंक्लूडिंग जीएसटी लिखा हुआ है, डाउट, एक्सक्लूडिंग होना चाहिए, मैं इसको ठीक कर दूंगा। हाँ, ये रिटर्न फाइल करेगा जीएसटीआर 7, ये फाइल करेगा जीएसटीआर 8, दोनों को पैसा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाएगा। यहां सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट है थियोरेटिकली, एकेडमिकली, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं होता, यहां तो है ही नहीं। अभी करता हूं। रिफ्लेक्शन इन पार्ट सी ऑफ जीएसटीआर 2A, यहां रिफ्लेक्शन इन पार्ट बी ऑफ जीएसटीआर 2A, ये ठीक लिखा है हमने। पार्ट सी है और वहां यहां पार्ट सी है, दोनों में पार्ट सी होगा, मुझे लगता है दोनों में पार्ट सी है, करेक्ट। ये थ्रेशोल्ड बता दिया, इफेक्टिव डेट दोनों में सेम था, मैचिंग रिक्वायर्ड नो, यहां यस, यहां एमआईएस ये सब जनरेट हो रहा है, यहां कुछ जनरेट नहीं हो रहा है। नहीं, बोथ आर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, बोथ आर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब जो टीडीएस काटता है उसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, यस। और जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, क्या वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेगा? रजिस्ट्रेशन एज रेगुलर टैक्स पेयर इज एनफ, हाउएवर एफएक्यू सजेस्ट अदरवाइज। क्वेश्चन नंबर 9। ना देखिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। टीडीएस में क्या था कि हमने कहा था गवर्नमेंट के पास पैन नहीं होगा, तो वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन पैन बेस्ड है, तो टीडीएस काटने के लिए उसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पैन है नहीं, तो किस बेसिस पे काटेगा? लेकिन वो इनकम टैक्स में टीडी कैन के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन टैक्स काट रहा होगा, तो टीडी कैन जीएसटी में देगा और टीडीएस का रजिस्ट्रेशन ले लेगा, करेक्ट है। अब जो मैं बातें कह रहा था, देखिए मैं आपको दिखलाता हूं। टीडीएस का रजिस्ट्रेशन, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड, वो सेपरेटली रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसको टीडीएस का सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। सही बात है। अब टीसीएस में आइए। ए पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ,
through such person who supply goods or services or both, through such electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52. और कहीं लिखा हुआ है ये कैजुअल, ये 9395 एनआरटीपी, टीडीएस, एजेंट, आईएसडी, टीसीएस। देखिए, एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। तो अमेजन, फ्लिपकार्ट तो अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। इसके बाद पर्सन हु सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज और बोथ, जो पर्सन गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है उस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जिसको टीसीएस कलेक्ट करना कंपलसरी है, इसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, यानी सप्लायर को। टीसीएस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाना ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। उसका जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है वही काफी है। सही बात है या नहीं है? However, FAQ suggest otherwise. क्वेश्चन नंबर 9, वो FAQ हमने लिखा या नहीं लिखा मुझे याद ही नहीं है। लिखा नहीं है हमने, चलिए ठीक है। थैंक यू दिनेश जी। रेट है 1% और यहां नॉट एक्सीडिंग 1%। ये FAQ निकालना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, हमने लिखा है, ओहो मत। Is it necessary for e-commerce operator who are already registered under GST and have GST to have separate registration of TCS as well? E-commerce operator has to obtain separate registration for TCS irrespective of fact whether e-commerce operator is already registered under GST as a supplier or otherwise and has GSTN. तो ये कहानी है। चलिए, तो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर, अच्छा बताइए, अमेजन अपने प्रोडक्ट्स भी बेच सकता है अपने ई कॉमर्स की वेबसाइट पे? बेच सकता है। तो यही लिखा हुआ है कि कैन ई कॉमर्स ऑपरेटर सेल गुड्स और सर्विसेज ऑन हिज ओन बिहाफ? यस। ठीक है। फिर अगर ये ऑन हिज ओन बिहाफ बेचेगा तो ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने जैसे किंडल बेचता है या फिर गुड्स खरीद के बेचता है, दैट इज ऑल पॉसिबल। इसका सप्लाई मान लिया जाएगा और कोई बात नहीं है। Does the net value of taxable supply include all the transaction made through electronic commerce operator? बोलता नहीं, सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई ही आएगा, और 95 वाला है तो वो नहीं आएगा। ठीक है। At what time should e-commerce operator collect TCS? आप बताएंगे कब कलेक्ट करेगा? मंथली बेसिस पे, हाँ या ना? TCS is to be collected once supply has been made through e-commerce operator and where the business model is that the consideration is to be collected by the e-commerce operator irrespective of the actual collection of the consideration. For example, if the supply has taken place through the e-commerce operator on 30th October, but the consideration for the same has been collected in the month of November, then TCS or such supply has to be collected and reported in the statement of October. तो जब सप्लाई करेगा, अब बताइए मुझे, अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो क्या होता होगा? मई का महीना 31 मई मैं अपना सप्लाई कर दिया, कलेक्शन आएगा यहां पर बाद में, कैश ऑन डिलीवरी। तो इसको टीसीएस इस मंथ में ही कलेक्ट करना होगा, जून मंथ में नहीं कलेक्ट करेगा। सही बात।
मैचिंग कैसे होगा, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये जीएसटीआर 8, हाँ मैचिंग हो जाएगा। जीएसटीआर 8 जून महीने में दिखलाएगा, नहीं हो जाएगा जी। जीएसटीआर 8 ऑपरेटर जून महीने में दिखलाएगा। बताइए ये सप्लाई किस मंथ की मानेगा, सेलर सप्लाई किस मंथ की मानेगा, मई का ही मानेगा, करेक्ट है। अब बायर पे आते हैं। बायर मान लीजिए रजिस्टर्ड है, उसको आईटीसी चाहिए। ये आईटीसी कब क्लेम कर पाएगा, जून में, जब वो रिसीव करेगा, करेक्ट है। यानी कि ये आईटीसी जुलाई महीने में दिखला रहा होगा, लेकिन इसके गुड्स की डिटेल जीएसटी 2A में जून महीने में नजर आ जा रही होगी। तो ये अब ऑडिट का बहुत बड़ा काम आ गया, रिकंसाइल करने का। Whether TCS is to be collected on exempt supply? No. Whether TCS is to be collected on which recipient is required to pay tax on reverse charge basis? No. Whether TCS is to be collected in respect of supply made by the composition taxpayer? बताइए composition taxpayer e-commerce operator में रजिस्ट्रेशन करवा पाएगा, नहीं करवा पाएगा, उसको तो रेगुलर होना पड़ेगा। और कंपोजिशन टैक्स पेयर में कंडीशंस भी है कि ही शुड नॉट सेल थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। इंपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज पे टीसीएस लगेगा, नो, रिवर्स चार्ज है। और 9(5) वाले में टीसीएस नहीं लगेगा ना। हाँ रजिस्टर्ड सर्विसेज है, लेकिन वो 9(5) वाले में है तो नहीं लगेगा। अच्छा, टी बोर्ड का एक सर्कुलर आया है। टी बोर्ड में क्या होता है, एक ऑप्शनर, और टी आजकल ऑप्शन होता है वेबसाइट के थ्रू। आप देखिएगा, गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। सेलर यहां रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, बायर इस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करवाता है, गुड्स कहीं वेयर हाउस में रखा जाता है, जितने भी टी हैं। इस पे अब बताइए टीसीएस कलेक्ट करेगा या नहीं करेगा। ऑप्शनर का वेबसाइट है, सेलर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाता है, बायर रजिस्ट्रेशन करवाता है, गुड्स कहीं पर एक वेयर हाउस में रखा जाता है। बताइए ये ऑप्शनर को टीसीएस कलेक्ट करना होगा या नहीं होगा। यस, तो ये सर्कुलर में वही बातें लिखी हुई हैं, आप पढ़ लीजिएगा। मैं भी क्यों कह रहा है, ये देख लीजिए। टी बोर्ड ऑफ इंडिया, और टी बोर्ड बीइंग एन ऑपरेटर ऑफ द ई कॉमर्स ऑपरेटर electronic auction system for trading of tea across the country, including the collection and settlement of payments, admittedly falls under the category of electronic commerce operator liable to collect tax at source in accordance with the provisions of section 52। एक बात ये भी बता दी कि पैसा यही कलेक्ट करता है। The participant in the said auctions are the sellers, that is the tea producers, and auctioneers who carry out the auction on behalf of such sellers and buyers. The buyers in the said auction makes payments of a consolidated amount to an escrow account maintained by the tea board. The said consolidated amount is towards the value of the tea, the selling and buying brokerages charged by the auctioneer, and also the amount charged by the tea board from sellers, auctioneers and buyers. Thereafter, tea board pays the sellers
from the said escrow account for the supply of goods made by them and to the auctioneers for the supply of services made by them. Therefore, in terms of section 52, tax shall be collected by the tea board respectively from the sellers, that is the tea producers, on the net value of supply of goods, that is tea, and auctioneers on the net value of supply of services, that is brokerage. सही बात? अब आप एग्जाम्पल पूछ रहे थे, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। देखिए, ई कॉमर्स ऑपरेटर, सेलर, बायर। बायर इसके वेबसाइट में जाता है और प्रोडक्ट का प्राइस है मान लीजिए 10,000 प्लस कोरियर चार्जेस है 1,000, 11,000 हो गया, प्लस जीएसटी है मान लीजिए 2,000, कितना हो गया 13,000। ये इसको पे करेगा। अब 13,000 इसको ट्रांसफर करना है, तो पूरा 13,000 ट्रांसफर नहीं कर पाए, लेकिन सबसे पहले ये टीसीएस रखेगा अपना, जो गवर्नमेंट को जमा करवाएगा 1% मान लीजिए। 1% ऑफ व्हाट? 1% ऑफ व्हाट बताइए? ये कोरियर चार्जेस है, ये जीएसटी है, तो वो कोरियर चार्जेस भी इंक्लूड होगा। 11,000 पे टीसीएस कलेक्ट करेगा, तो 110 प्लस ई कॉमर्स ऑपरेटर अपना कमीशन ये सब रख लेगा। मान लीजिए वो 90 रुपीज, कितना हो गया 200, तो ये टोटल कलेक्ट कर लेगा और 13,000 में से 200 माइनस कर दीजिए, 12,800 इसको दे देगा। ये गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में 2,000 जमा करवा देगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस के रूप में 110 जमा करवा देगा गवर्नमेंट को। ये जब 1 भरेगा तो 2,000 इसके 2A में नजर आएगा, अगर ये रजिस्टर्ड है तो। ठीक है, अब इस 2,000 में से 110 ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका है, जो इसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में नजर आ रहा है, तो ये 2,000 माइनस 110 यूटिलाइज करेगा और जमा करवा देगा। मान लीजिए आईटीसी नहीं है इसके पास, कोई पड़ा हुआ तो। सही बात है? इसके कैश लेजर में कहां नजर आएगा? ये आई में नजर आएगा या C+S में नजर आएगा? तो अगर आई कलेक्ट किया तो आई में नजर आएगा, C+S कलेक्ट किया तो C+S में नजर आएगा। सही बात? तो वी हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन। तो अब हम लोग एमसीक्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 एमसीक्यू करते हैं। ये 39 और 40 दो चैप्टर से रिलेटेड है। ये हमने नया नहीं अपलोड किया, पुराना ही अपलोड कर दिया। चलिए कोई बात नहीं। Now, which of the following are not required to deduct tax at source? Drawing and disbursement officers of central government required है या नहीं है? हाँ या ना? Yes. Society established by central state government? Yes. Public sector undertaking? Yes. A board in which UP government has 50% control? No. So D is the answer.
Section 51, correct. Every department of Ministry of Defense is required to deduct tax at source under Section 51. True or false? False. PSU supplying goods or services to another PSU is required to deduct tax at source. False. Both false. Examine the following statements. Rate of TDS is maximum 2%. यहाँ लिखना होगा अंडर सेक्शन 51 ऑफ CGST एक्ट. ट्रू एंड फॉल्स? फॉल्स है, बेसिकली फिक्स्ड है, मैक्सिमम का कोई सिस्टम नहीं है एज पर सेक्शन 51. और इसमें रेट ऑफ TDS अंडर IGST कर देता हूं, तभी सही होगा. As per section 51, there is a requirement to deduct tax at source if value of taxable supply under a contract is at least 2,50,000. ये भी false है. Exceeding 2,50,000 लिखा हुआ है, exceeding, तो दोनों false है. This is the answer. Now, value of taxable supply of goods under a contract is 2,95,000, including GST 18%. Tax shall be deducted assuming all other conditions of 51 is satisfied. True and false? कैसे करेंगे? रिवर्स कैलकुलेशन करें. रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो ये एग्जैक्ट 2,50,000 आएगा, तो ये फॉल्स हो गया. एक्सीडिंग 250 होना चाहिए. एक बार करके देख लीजिए. ठीक है. टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स शैल बी क्रेडिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. ट्रू एंड फॉल्स? ये भी फॉल्स है. बोथ फॉल्स. Examine the following statement. Credit of TDS can be used for payment of late fees. फॉल्स. बताइए, क्रेडिट ऑफ TDS जाएगा तो कैश में ही, जाएगा तो कैश में ही, और कैश कैन बी यूज फॉर मेकिंग ऑफ पेमेंट ऑफ लेट फीस, लेकिन ये कैश टैक्स के कॉलम में होगा. ठीक है. तो आपको अगर लेट फीस देना है तो ये कैश को आपको लेट फीस में ट्रांसफर करना होगा. वो ट्रांसफर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? PMT 09 से हो जाएगा. अब तो ये ऑपरेशन हो गया. 09 है या 08 है? 08 है. 08 है. Tax deductor shall file GSTR 7 by 10th of every month. True, false, true. Payment is made on 2nd August. Tax is credited on 31st July. Tax is required to be deducted in the month of August. True or false? False. Credit or payment, whichever date is earlier. यहाँ examine the statement in the light of section 51 लिखना पड़ेगा हर जगह. Deductor can claim credit of TDS if amount is not credited in electronic cash ledger of deductee. False. नहीं, ये नहीं, एक मिनट के. डिडक्टर कैन क्लेम रिफंड, ये क्रेडिट नहीं आएगा, रिफंड. अब ठीक है. डिडक्टर कैन क्लेम रिफंड ऑफ TDS if amount is not credited in electronic cash ledger of deductee. True. रिफंड वर्ड आएगा. False, true. अब यहां पर भी सेक्शन 52 लिखना पड़ेगा हर जगह. Electronic commerce operator who sells its own goods or services is required to collect tax at source. False. Maximum rate is 2%. Maximum rate of TCS. ये भी false है.
1% है, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है 2% है, फॉल्स ट्रू, लेकिन नोटिफाइड 1% है। E-commerce operator shall deduct tax only if net value of taxable supply exceeds 2,50,000. False. E-commerce ऑपरेटर के लिए ये वैल्यू है ही नहीं, एनी वैल्यू पे टैक्स कलेक्ट करना है। Buyer A purchases books from e-commerce operator for 50,000 and T-shirt for 10,000. TCS shall be rupees 100. True or false? True, क्योंकि सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई पे है, तो false true, B is the answer. Examine the following statement. E-commerce is registered in Karnataka. Seller is registered in Delhi. Buyer is unregistered and gives delivery address as Karnataka. Buyer buys taxable goods from e-commerce operator. TCS shall be collected 0.5. True. Buyer और seller देखना है. Sorry. सेलर कहाँ का है? दिल्ली का. बायर कर्नाटका का है, तो ये फॉल्स हो गया. आई कलेक्ट होगा, IGST. Buyer A buys goods of 10,000 on 15 July and returns goods 2,000 on 18 July. Buyer B buys goods for 3,000 on 31st July and returns goods for 15,000 on 4th August. बताइए. Tax shall not be collected in this case for the month of July. जुलाई में टोटल सेल कितना है? 10,000. रिटर्न कितना हो रहा है? 2,000. और फिर और 3,000 का और सेल है प्लस 3,000. 13 माइनस 2 कितना हो गया? 11,000. तो टैक्स शैल बी कलेक्टेड, तो ये फॉल्स हो जाएगा. तो दोनों फॉल्स है, बोथ फॉल्स. डी इज द आंसर. सही बात. ये 15,000 जो रिटर्न किया वो अगस्त महीने में जाएगा. E-commerce operator shall file monthly statement in GSTR 8. E-commerce operator shall file annual statement in GSTR 9B. Both true. C is the answer. और एक दो क्वेश्चन बनाने का मन था, चलिए. तो मुबारक हो, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. तो बहुत अच्छे से हम लोग इस पड़ाव पे पहुंचे हैं. अब बचा हुआ डिमांड, रिकवरी, अपील्स, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, असेसमेंट, ऑडिट, ये बचे हुए हैं. फिर कस्टम्स बचा हुआ है और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. चलिए करते हैं. बाय बाय. रीजन टू बिलीव करेंगे डिस्कस.